बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे उस्मान डार साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट है। एक बड़ा सरप्राइज़ था, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अनप्लेजेंट सरप्राइज़ था उस्मान डार का एकदम इस तरह से नमूदार होना कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, और आकर फिर जो बातें उन्होंने की हैं वो भी सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत सरप्राइजिंग होंगी। अनप्लेजेंट सरप्राइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि उस्मान डार साहब 9 मई के बाद से रूपोश थे, गायब थे, और उनका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव था, उसके ज़रिए से वो ट्वीट्स करते थे, और वो जो ट्वीट्स करते थे वो उसी बयानिए के ऐन मुताबिक थे जो इमरान खान साहब का बयानिया था, या वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे 9 मई के बाद भी उन लोगों का बयानिया था। तो उस्मान डार का जो भी ट्वीट्स थे या जितने भी कोई स्टेटमेंट वगैरह उनका आता था और ट्विटर के ज़रिए आता था, वो उसी नैरेटिव के साथ कॉन्सोनेंस रखता था जो कि पहले था। और 9 सितंबर को फिर अचानक से खबर आई कि कराची, मेरा ख्याल है गालिबन मलीर के इलाके से उस्मान डार जो हैं उनको कुछ नामालूम अफराद ने उठा लिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि उस्मान डार ऑल ऑफ अ सडन उठाए गए हैं और वो गायब हो गए हैं और उनका कोई नहीं पता और वो एबडक्टेड हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मौक़ों पे उनकी बाजियाबी के हवाले से मुतालबा भी करती रही, डिमांड भी करती रही, और ये मामला जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी हद तक अदालतों में डिस्कस हुआ। लेकिन अदालतों की जो सूरत हाल है उसमें इस तरह के मामलात आजकल आपको पता है कि बड़ी तवालत पकड़ रहे हैं, और इससे पहले कि वो किसी हतमी नतीजे पे पहुँचें बहुत डिले हो जाता है, जैसा कि इमरान रियाज के केस में भी हुआ। तो ये जो मामला था ये अब काफ़ी तशवीशनाक था। उस्मान डार के घर वाले जो है वो लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हमारा जो बेटा है या भाई है वो गायब है, उसको बाजियाब किया जाए। शेख रशीद, फ़ारूक हबीब लेटली, हसन न्याजी और उस्मान डार, और उससे पहले इमरान रियाज भी, ये 4-5-6 लोगों को ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईलाइट कर रही थी। तो अभी हुआ ये डेवलपमेंट, ये हुई कि ऑल ऑफ अ सडन उस्मान डार साहब मंजर आम पर आए, और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि वो दुनिया टीवी के एंकर पर्सन कामरान शाहिद के घर में, उनकी हवेली में, बकौल कामरान शाहिद के, वहाँ पे पाए गए और वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस इंटरव्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंकर जिस तरह से सवाल पूछ रहा है और इंसिस्ट करके पूछ रहा, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि बताएं इमरान खान ज़िम्मेदार थे सारी सूरत हाल के। तो शुरू में 1-2 दफ़ा आपको लगेगा कि उस्मान डार जो है उन्होंने डायरेक्ट आंसर देने से इज्तनाब किया है या करने की कोशिश की है, लेकिन जब वही सवाल दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा उनके सामने रखा गया एंकर की तरफ से, तो इवेंचुअली जो एंकर सवाल पूछ रहा था उसका जवाब उन्होंने फिर मस्बत में दिया और ज़िम्मेदारी इमरान खान पे डाली। 9 मई के हवाले से भी, रियासत मुखालिफ बयानिए के हवाले से भी, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए वो एक अनप्लेजेंट सरप्राइज़ है। और एक तरफ तो उस्मान डार का ये पूरा इंटरव्यू है जिसमें वो इमरान खान के बयानिए के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान से बड़ी मायूसी हुई है, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। एंकर जब उनसे पूछता है कि ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने पहले कहा कि जी वो इलेक्शन में फ़ैसला होगा, फिर उसके बाद दोबारा पूछा कि नहीं जी 9 मई का ज़िम्मेदार कौन है, आप नहीं समझते कि इमरान खान है या आप समझते हैं इमरान खान है, और वो फिर अगर उसको डॉज कराने की कोशिश कर रहे हैं सवाल को, तो जब दूसरी या तीसरी दफ़ा सवाल पूछा गया तो इवेंचुअली उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर बात है फिर वो इमरान खान साहब है। कुछ और बातें जो उन्होंने कही हैं उसके अंदर, उसमें एक उन्होंने ये इंकशाफ, उस्मान डार का इंकशाफ, के इमरान खान नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, और जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात है उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो रियासत मुखालिफ बयानिया था, ये पार्टी में 2 धड़े थे, एक वो थे जो रियासत मुखालिफ बयानी को सपोर्ट करते थे और एक वो थे जो नहीं करते थे। इमरान खान साहब का झुकाव रियासत मुखालिफ बयानी वाले धड़े की तरफ था और वो लोग इमरान खान के ज़्यादा करीब थे बकौल उस्मान डार के। और उस्मान डार ने यह भी कहा है कि ये जो सारे मामला 9 मई को हुआ था ये बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग थी।
और उन्होंने कहा कि जब 9 मई को ये गिरफ्तारी हुई है तो हमने सियालकोट में अपने जो हमारे कारकुनान थे उनको कैंटोनमेंट की तरफ नहीं जाने दिया, क्योंकि इदारे का बड़ा एहतराम है और अगर पिलर ही वो उखाड़ के फेंक देंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, और वो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी रिस्पेक्ट बहुत मुकद्दम है। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये शहरियार अफरीदी ने उनको कहा कि मैं जब वो एक्सप्रेस वे पे थे, उन्होंने कहा कि GHQ जाना है और हमला करना है, तो उन्होंने उस्मान डार कहते हैं कि जी वहीं से मैं अपने घर को वापस चला गया। और उसके बाद कुछ लोगों ने बुज़दिली के ताने वगैरह दिए, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं वापस चला गया, क्योंकि इन चीज़ों की बकौल उनकी ज़रूरत नहीं थी और ये प्लानिंग के तहत हुआ है। GHQ या कोर कमांडर हाउस पे हमला या दीगर जो रियासती अलामतें थीं उनके ऊपर हमला, तो ये उस्मान डार के इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब है। अब जब एंकर ने ये सारी बातें उनसे निकलवाई और कुछ जगहों पे, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चंस करके निकलवाई, तो आखिर में फिर एंकर ने ये भी तसल्ली की कि जी मुझे ये बताएं कि अभी आप बड़ी नेक नियति के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ, या सच्चाई या दयानतदारी, पता नहीं इन चारों में से कोई एक लफ्ज़ उन्होंने बोला था, कि आप ये जो गवाही दे रहे हैं यहाँ पे टीवी पे आके बोल रहे हैं, अगर अदालत आपको बुलाती है तो अदालत के सामने जाके आप ये गवाही देंगे। तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि पहले फिर उन्होंने कुछ टाल मटोल करने की कोशिश की जो मैंने देखा है, लेकिन फिर जब इंसिस्ट किया गया अदालत में गवाही देंगे, अदालत में जाएंगे, तो फिर उन्होंने दूसरी या तीसरी दफ़ा जब इंसिस्ट किया एंकर ने, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी चला जाऊंगा, देख लेंगे, ये उन्होंने कहा। तो यानी कि एंकर ने पूरी तसल्ली की है एंड तक कि पूरा एक गवाह जो है वो मैं अभी तैयार कर दूं इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और अपनी तरफ से उन्होंने, एंकर साहब ने जो है वो गवाह तैयार करके टेलीविज़न के थ्रू पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उस्मान डार साहब की जो वालदा है उनकी एक वीडियो सर्कुलेट करी है सोशल मीडिया पे, और उसमें वो बड़ी गरज रही हैं और वो इल्ज़ाम दे रही हैं बराह रास्त ख्वाजा आसिफ को, और वो कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ तुम जो चाहते थे तुमने कर लिया है, उस्मान डार से जो तुम निकलवाना चाहते थे वो तुमने निकलवा लिया है, और उस्मान डार के साथ तो जैसे तैसे करके या ज़ोर ज़बरदस्ती से तुमने ये निकलवा लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैं उस्मान डार की माँ जो हूँ, अब मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी इलेक्शन में, और मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी। और वो शेर के हवाले से उन्होंने एक दो जुमले कहे कि शेर को सबक सिखाएंगे या इस तरह का कुछ। तो ये उस्मान डार के घर से उनकी वालदा का वीडियो मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं बकौल उनके कि जो कुछ उस्मान डार ने कहा है वो ख्वाजा आसिफ ने ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए और धौंस धांधली के ज़रिए उनसे निकलवाया है, और ये उस्मान डार ने आउट ऑफ फ्री विल या अपने कंसेंट के साथ नहीं कहा, बल्कि उनके ऊपर दबाव था जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा। अब जो हकाइक हैं वो यही है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि 9 सितंबर को उस्मान डार साहब की जो के हवाले से एक ख़बर आ गई थी कि उस्मान डार ऑल ऑफ अ सडन अचानक गायब हो गए, और आज 4 अक्टूबर थी, अब 5 अक्टूबर हो गई है पाकिस्तान में। तो यहाँ इसके हवाले से ये तकरीबन एक महीना, 4-5 दिन कम एक महीना उस्मान डार गायब रहे हैं, और उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं। वो किसी थाने में नहीं थे, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वैसे कानून के मुताबिक जब किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो कानून के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी ये तकाजा करती है कि 24 घंटे के अंदर उसे मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए, और फिर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसका फिजिकल रिमांड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देता है, चाहे तो उसको जेल भेज देता है जुडिशल रिमांड पे। लेकिन ये ज़रूरी है, और अगर ये ना हो तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस शख्स को उठाती है, चाहे वो जो भी मुल्ज़िम है किसी कत्ल के वाक़ये का या संगीन तर किसी भी जुर्म का वो मुल्ज़िम है, उसके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर
24 घंटे से ज़्यादा कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर पुलिस अपने पास नहीं रख सकती है, क्योंकि अगर 24 घंटे से ऊपर रखेगी तो वो फिर अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगी, वो इलीगल डिटेंशन हो जाएगी, वो एबडक्शन हो जाएगी और वो लॉफुल नहीं रहेगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा और उसके खिलाफ अदालत में रिट फॉल करती है। लेकिन उस्मान डार 9 सितंबर को गायब हुए थे और 4-5 दिन कम एक महीना वो गायब ही रहे हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, किसकी कस्टडी में हैं, किस हालत में हैं, क्या सलूक हुआ है, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ वो कह रहे हैं या जिन सवालों के वो जवाब दे रहे हैं वो अपने फ्री विल से, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बगैर किसी दबाव के दे रहे हैं या किसी दबाव में दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब कामरान शाहिद के शो में आके उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो कि उस बयानिए से मुताबिकत नहीं रखता जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का बयानिया है। और एंकर ने भरपूर कोशिश करके अदालत में बतौर गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको तैयार करके दुनिया के सामने टेलीविज़न के ज़रिए आज पेश भी कर दिया है। अब यहाँ पे उठता है कानूनी सवाल कि क्या उस्मान डार मिसाल के तौर पे अगर कल को अदालत में जाते भी हैं और जाकर यही बातें या ये कोई गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में देते हैं कि जी मैं विटनेस हूँ, मेरे सामने ये बात हुई थी, ये प्लानिंग थी और इमरान खान के कहने पे सारे वाक़यात हुए थे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अदालत उनसे पूछेगी कि क्या आप किसी दबाव में ये सब कुछ कह रहे हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे कहेंगे कि वो दबाव में नहीं कह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं, तो फिर अदालत देखेगी कि उस्मान डार साहब इतने दिन गायब कहाँ पे थे, पूछा जाएगा। अगर तो अदालत जो है उसको ये चीज़, इसको वो नज़रअंदाज ना करे अदालत, तो फिर इस चीज़ को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता कि इतने दिन जो शख्स गायब रहे और उसका कुछ पता ही नहीं था और वो कहीं ना कहीं नज़रबंद था और उसके बाद उसके बयानी में ऑल ऑफ अ सडन पैराडाइम शिफ्ट आ गया है या 360 डिग्री की तब्दीली आ गई है, तो इसमें एक प्रिजम्पशन ड्रॉ होती है, इन्फर होती है कि उसके ऊपर दबाव था और उस दबाव के नतीजे में वो ये कुछ कह रहा है जो कुछ कह रहा है। तो इस बुनियाद पे अदालत उनकी गवाही को मुस्तरद भी कर सकती है, बावजूद इसके कि उस्मान डार ये कहें कि जी मैं बगैर किसी दबाव के गवाही दे रहा हूँ, लेकिन ये प्ली अदालत में ली जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, इमरान खान के वकला की तरफ से कि ये शख्स तो गायब हो गया था और गायब होकर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये अपेयर हुआ और अब ये गवाही दे रहा है। तो ये गवाही इनकी जो है ये इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, इट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड लॉफुली, और इसको डिस्कार्ड किया जाए और इसको नज़रअंदाज किया जाए और इसको इमरान खान के ख़िलाफ़ एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ये एक कानूनी आर्ग्यूमेंट है जो कानूनी तौर पर इमरान खान के वकला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में ले सकते हैं और आई एम श्योर कि वो लेंगे। बाकी बात है कि उस्मान डार आगे अदालत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिस तरह का इंटरव्यू उन्होंने दिया है उससे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी लग रहा था कि वो काफ़ी दबाव में रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कोई नॉर्मल नहीं लग रही थी, हालांकि उन्होंने शुरू में बड़ा नॉर्मल एक्ट किया, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान से मुतल्लिक उनसे सवाल पूछे गए तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज अनकम्फर्टेबल थी और वो इतने कंफर्टेबल उसमें महसूस नहीं हो रहे थे। तो वो अब जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो उस्मान डार का फ़ैसला होगा, वो गवाही क्या देंगे ये भी उन्हीं का फ़ैसला होगा। लेकिन क्या उनकी गवाही इमरान खान के खिलाफ कानूनी तौर पर काबिल कबूल होगी या लॉफुल होगी, ये अदालत का फ़ैसला होगा और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को दलाइल देने का हक भी होगा। तो वो अब अदालत क्या फ़ैसला करेगी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अदालतों के ऊपर पाकिस्तान में आजकल वैसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पूरा सिस्टम एक ख़ास डायरेक्शन में चल रहा है तो अदालतें उस सिस्टम से सर्टनली कोई अलहदा हिस्सा नहीं है, उसी सिस्टम का हिस्सा है। जजेस भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। बहुत सारे जजेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले कुछ उम्मीदें थीं लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। उमर अताब बंदियाल उसकी एक मिसाल है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, पीडीएम की जमातों को बड़ी उम्मीद है, उन्होंने बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो पूरी होंगी नहीं होंगी ये भी एक सवाल है। लेकिन ये फ़ैसले कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, फेयर ट्रायल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, कानून शहादत
1984 جو شہادت کا طریقہ کار ہے اور جو قانون ہے وہ سارا اس کے اندر درج ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں آگے چلائیں گی نہیں چلائیں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ قانون کا اطلاق ہو اور انصاف ہو، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر معاملات بڑے خراب ہوں گے۔ بہرحال یہ جو ڈیولپمنٹ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔